वर्तमान में मैं चाहती हूँ कि मैं इस बावल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फंड जो है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया गया कि जहां लोगों को, युवा वर्ग को स्थायी नौकरियां देनी चाहिए, वहां पर आप डीसी रेट पे नौकरियां दे रहे हैं, कच्चे में नौकरियां दे रहे हैं। कि आप विपक्ष पे ही ईडी की जांच क्यों बैठाते हैं? आप बैठाइए ना, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं। तब तो हम जाने भी कि लोकसभा में भले ही हम 5 सीटें जीते हों, लेकिन विधानसभा में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। इजराइल जहां वॉर चल रहा है वहां पर आप अपने देश से, अपने क्षेत्र से आप भेज रहे हैं, तो कितनी शर्म की बात है। अगर मैं विधायक बनी और एक ऐसी लेजिस्लेटर बनी तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले यही कार्य करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हमारे स्टूडियो में पहुंची है डॉक्टर टीना। बावल विधानसभा क्षेत्र के गांव नेचाना की निवासी है। राजनीति में छोटी उम्र में ही सक्रिय हो गई थी। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप यही बताइए कि कांग्रेस में आपके पास क्या दायित्व है वर्तमान में, और पूर्व में क्या दायित्व था? जी, जय हिंद, जय संविधान। मैं डॉक्टर टीना करमवीर, मैं वर्तमान में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे जिम्मेदारी दी। उसके बाद मैंने अपनी पार्टी का स्टैंड टीवी डिबेट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार कर रही हूँ। और पहले आपके पास क्या दायित्व था? जी, देखिए, इससे पहले मैं यूथ कांग्रेस में थी। यूथ कांग्रेस में मैंने अपनी जिम्मेदारी प्रवक्ता के रूप में ही निभाई। उसके बाद मैंने हरियाणा कांग्रेस समिति में जिस तरीके से राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे ही कार्य करती रही, साथ साथ हरियाणा की जिम्मेदारी भी निभाती रही और प्रवक्ता के रूप में ही अपना कार्य करती रही। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय मुझे राजस्थान का मीडिया इंचार्ज बनाया और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। राजनीति में आने का मन कैसे बनाया? पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है या फिर खुद का इंटरेस्ट था? जी, देखिए, मेरे पिताजी जो हैं वो लगातार 30 वर्षों से सामाजिक कार्य कर रहे हैं और राजनीति में भी सक्रिय भूमिका रही है उनकी। उन्हीं को देखते हुए मैंने निर्णय लिया। हालांकि कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो, और खासकर महिलाएं जो हैं, राजनीति में जाने से बचती हैं। उनको लगता है कि राजनीति जो है नकारात्मक है और उससे जाने का कोई फ़ायदा नहीं और जी, और एक भागीदारिता नहीं मिलती। लेकिन अगर मैं ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट के अनुसार ये देखूं कि भारत की स्थिति बहुत ख़राब है और मैं जिस क्षेत्र से, मैं हरियाणा जैसे क्षेत्र से आती हूं जिसको कन्या भ्रूण हत्या के नाम पर जाना जाता है कि देखिए यहाँ तो बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो नारा बहुत अच्छा था। हम विपक्ष में जरूर है लेकिन फिर भी हम उस नारे को हमेशा इनिशिएट किया, सम्मान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जनता तक नहीं पहुँचा, महिलाओं तक या उनके उत्थान के लिए कोई उस नारे ने कोई प्रयास नहीं किया। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो महिला पहलवान थी वो लगातार धरना देकर जंतर मंतर पर बैठी रही और आवाज़ उठाती रही, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फंड जो है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया गया, उनके उत्थान में नहीं खर्च किया गया। तो मुझे, जब से मैं राजनीति में आई हूँ, मैं हमेशा महिलाओं को राजनीति में आने के लिए इसलिए भी प्रोत्साहित करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाओं का विकास और एम्पावरमेंट जो है वो राजनीति ही एक माध्यम है, एक टूल है। जैसे एक एजुकेशन एक टूल है, मीडिया एक टूल है। आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं, आपको पता होगा, लेकिन राजनीति एक अहम टूल है, मुझे जैसा लगता है। एक छोटी सी जिज्ञासा है, कितनी उम्र थी जब आपका राजनीति में आना हुआ? देखिए, मैं तो छात्र राजनीति से ही राजनीति में जुड़ी हुई हूँ, सक्रिय भूमिका रही है मेरी। लेकिन जब मैं 2016 में जब मैंने अपना पीएचडी का वर्क शुरू किया, क्योंकि मेरा पीएचडी ही वीमेन एम्पावरमेंट पर रहा, तो मैंने अपना जब ये विषय लिया तो मैंने ये सोचा था कि इसके साथ साथ मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने फिर छात्र राजनीति से शुरुआत की। मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ी, उसके बाद अब मैं राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि महिलाओं का बहुत सम्मान है। उस पार्टी के अंदर महिलाओं को भागीदारिता के साथ, जिम्मेदारी के साथ साथ वो सम्मान भी देती है। तो मुझे ये लगता है कि महिलाओं को, इसलिए मैं बार बार ये बात जोर भी दे रही हूँ कि महिलाओं को राजनीति में भागीदारिता अवश्य लेनी चाहिए। देश में कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? मुझे बहुत खुशी हुई आपने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि देखिए, पार्टियां तो बहुत सारी हैं, राजनीतिक दल बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती है। और मुझे ये लगता है कि जो पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाती है, उस पार्टी के साथ
उन लोगों को, खासकर जो वंचित समाज से आते हैं, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, उनको खास तौर पर, क्योंकि सामाजिक न्याय बहुत अहम है और जो पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है तो मुझे लगा कि मुझे इसी पार्टी से जुड़ना होगा। और मुझे आज भी याद है कि जब हाथरस जैसा कांड इस देश में हुआ तो मुझे उस समय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से उस प्रोटेस्ट का हिस्सा लिया और जिस तरीके से हम लोगों ने भी बहुत उसमें लेकर, क्योंकि भागीदारिता दिखाई, और उससे मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मुझे इस पार्टी में मरते दम तक इस पार्टी के साथ ही रहना है। आप यही बताइए, बावल विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, लंबी लाइन है, आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाती हैं? देखिए, जो तैयारी कर रहे हैं मैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपने लिए ये लगता है, क्योंकि मैं यहाँ की स्थानीय, क्योंकि मेरा जन्म जो है वो नैचाना में हुआ और मैं हरियाणा की बावल विधानसभा क्षेत्र से जन्मी हूँ, मैं उसी क्षेत्र से आती हूँ। मैंने वहाँ पर क्योंकि कर्म भूमि मेरी भले ही दिल्ली रही हो, लेकिन मेरी जन्मभूमि बावल है, तो मुझे लगता है कि मैं उस समस्याओं को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जब भी इस क्षेत्र में आती हूँ तो मुझे ये लगता है कि आप यहाँ सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा हैं, और जब भी मैं यहाँ देखती हूँ कि किस तरीके से, आप देखिए कि बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि जहाँ लोगों को, युवा वर्ग को स्थायी नौकरियाँ देनी चाहिए, वहाँ पर आप डीसी रेट पे नौकरियाँ दे रहे हैं, कच्चे में नौकरियाँ दे रहे हैं। आप देख लीजिए 2024 तक क्या हालात बन गए हैं, बच्चे दर बदर घूम रहे हैं, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आ गए हैं, और यहाँ के जो जितने लोग हैं, चाहे मंत्री विधायक जितने लोग हैं, उनके नाम किस में शामिल हो रहे हैं? ये घोटाले की सरकार है, लगातार घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। वो अमृत घोटाला जो इसी सरकार में यहीं के मंत्रियों ने किया, 328 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन आज भी उस घोटाले पर कोई ईडी सीबीआई की कोई जानकारी नहीं हुई। और हम तो कह रहे हैं कि आप विपक्ष पर ही ईडी की जांच क्यों बैठाते हैं? आप बैठाइए ना, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, तब तो हम जाने भी। और आज हम ये इसलिए इतने पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं क्योंकि आज हम संसद के अंदर भी ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि अब हम स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, हम मजबूत हो चुके हैं और हम आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछ रहे हैं। जी जी, अब ये बताइए कि आप लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस का 50-50 का मुकाबला था, तो आने वाले समय में आप क्या संभावना देख रहे हैं कांग्रेस की? देखिए, लोकसभा में भले ही हम 5 सीटें जीते हों, लेकिन विधानसभा में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ और इतने आत्मविश्वास के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हरियाणा के अंदर जनता ये चाहती है कि कांग्रेस की वापसी हो। देखिए, इससे पहले हम सत्ता में रहे हैं और हमने देखा है कि किस प्रकार से जब हम सरकार में थे तो हमने इस क्षेत्र का विकास किया है। जहाँ नंबर 1 हरियाणा था, वो बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है। तो इसलिए हम जनता हमारी तरफ टकटकी लगाए, इसलिए भी देख रही है कि सरकार वापस आए और इस राज्य का उत्थान करे। आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे? देखिए, मुझे लगता है बेरोजगारी का, और क्योंकि मैं युवा हूँ, मुझे लगता है कि यूथ के लिए रोजगार बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आप देखिए, यही हरियाणा है जो कि यहाँ से इजराइल भेजे जा रहे हैं, और क्योंकि यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं। अब युवा कहीं तो कुछ तलाशेगा ना कि अपने जीविका चलाने के लिए। इजराइल जहाँ वॉर चल रहा है, वहाँ पर आप अपने देश से, अपने क्षेत्र से आप भेज रहे हैं, तो कितनी शर्म की बात है। और हम चाहते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो सबसे पहले जो स्थायी नौकरियां वो देने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से हमारे नेता कहते हैं कि क्योंकि हम जब देखिए, हमने जो वादे, चाहे अब हिमाचल में देख लीजिए, हमारी सरकार है, कर्नाटक में, तेलंगाना में, जहाँ हमने जो वादे किए हैं वो वादे निभाए हैं। तो इस जनता हम पर इसलिए भी भरोसा करती है कि जहाँ, चाहे मैं हिमाचल की बात करूँ, हमने जो वादे वहाँ पर भी किए थे वो वादे पूर्ण किए हैं। और अगर हम हरियाणा में भी अपने मैनिफेस्टो में जो वादे लेकर आएंगे, उन वादों को पूरा करेंगे। हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। इस देश में बहुत जुमलेबाजी हुई है, 2 करोड़ का नारा भी दिया गया था, 15 लाख आएंगे अकाउंट में, वो कहीं तक किसी के पास नहीं पहुंचे। तो जुमलेबाजी से बचना चाहिए। मैं तो एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि इस तरीके से राजनीतिकों को जुमलेबाजी से बचना चाहिए। जी, हम देखते हैं कि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, आप युवा हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कोई मजबूत संगठन हो? आपको कभी महसूस नहीं हुआ इस चीज के बारे में? देखिए, संगठन से ज़्यादा जरूरी ये है कि आप घर घर कांग्रेस, हम घर घर में पहुंचे हुए, हम दिलों में पहुंचे हुए हैं। संगठन मजबूत है या कमजोर है, ये तो मीडिया का एक नैरेटिव बनाया गया है और सत्ता पक्ष का एक नैरेटिव बनाया गया है। हम घर घर तक पहुंचे हैं, ये बड़ी बात है। और क्योंकि देखिए, जब मैंने विदेशों में भी, इससे पहले भी कई कंट्रीज़ के अंदर मैंने पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी की है और मैंने वहाँ भाषण भी दिए। मैंने वहाँ पर एक चीज़ अनुभव की है
कि आप लोगों के बीच में हैं, आप लोगों के दिलों में, आप लोगों के घर घर मिल रहे हैं। अब देखिए, मैं भी लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हूँ, तो इससे ये बात साबित होती है कि आप जनता के दिलों में बसते हैं। ये जरूरी है। आपका संगठन कैसा है, कैसा नहीं है, ये तो एक क्योंकि ये भी जरूरी है, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव होता है कि आप लोगों के दिलों में कितना बसते हैं, ये अहम है। जी जी। अब मेरा आखिरी सवाल है, आपका बचपन से लेकर के अब तक के बारे में, स्कूलिंग से लेकर अब तक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए हमारे दर्शकों को अपने बारे में। देखिए, मैंने बावल से अपनी स्कूलिंग की थी। उसके बाद मैंने केएलपी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। एमडीयू यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मास्टर्स किया डिस्टेंस एजुकेशन से। कुरुक्षेत्र से मैंने एमफिल किया। एमफिल करने के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी की, बट मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं आईएएस नहीं बन पाई, लेकिन मुझे उसका खेद नहीं है। मुझे लगता था, मुझे उस समय भी लगता था कि मैं एक ना एक दिन, क्योंकि मेरा एक ख्वाब है कि मैं इस देश का मास लीडर बनूं, एक ऐसा लीडर जो कि जनता के दिलों में बसे और जनता के हितों की बात करे। और फिर मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, तो मैंने अपना कार्य वहाँ पर किया और उसके बाद मैं फ़ेलो बनी, गांधी फ़ेलो। और वही पीएचडी कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली वापस आई। अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ। और ये मेरे लिए बड़ी बात है कि जब मैं इतनी कम उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, तो क्योंकि जब स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको देखते हैं कि एक महिला जब राजनीति में आ रही है, तो वो आसपास, क्योंकि जब आप एक लड़की अगर पढ़ती है तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ वो एक लड़की नहीं पढ़ रही है, वो बहुत सारे लोग उससे आदर्श समझते हैं। और ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मेरे स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि हाँ, हम पॉलिटिक्स में आगे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाती हूँ। और इसके बाद मैंने लगातार जो है 4 ऐसे देश हैं जिनके अंदर मैंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। और मैं फिर और लगातार मैं टीवी डिबेट के माध्यम से भी अपनी पार्टी का पक्ष रखती आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अब वर्तमान में मैं चाहती हूँ कि मैं इस बावल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूं और अपनी जो अपना कार्य है वो इस क्षेत्र में अधिक से अधिक करूं। आपका आगे का क्या रोड मैप होगा? जी, देखिए, अभी तो मैं अपने बावल विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही हूँ। और उस टिकट मिलने के बाद जो है, देखते हैं, अभी तो टिकट का दौर शुरू होने जा रहा है, कुछ समय बताएगा कि अब आगे कैसे करना है, रणनीति बनानी है। लेकिन मुझे बस ये मैं जानती हूँ, क्योंकि जब मैं अनुभव कर रही हूँ कि कुछ क्षेत्रों के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि महिलाएं, गर्ल्स जो हैं वो 12वीं तक ही पढ़ पा रही हैं, उसके बाद स्कूल छोड़ देती हैं। और हरियाणा के बारे में, अब मैं यहीं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विदेश में भी जाती हूँ, तो जब उन लोगों को पता चलता है कि अच्छा आप हरियाणा से, तो जेंडर इनइक्वालिटी की बात सबसे पहले उठती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा अगर मैं विधायक बनी और एक ऐसी लेजिस्लेटर बनी, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले यही कार्य करने वाली हूँ कि महिलाओं को, गर्ल्स के लिए, शिक्षित को, क्योंकि इससे पहले भी हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला, वो अलग बात है कि हम सत्ता नहीं बना पाए इस बार, लेकिन केंद्र में अगर हमारी सरकार बनती तो, क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला है, हमने अपने न्याय पत्र में डाला है, तो हम ये पूर्णतः करेंगे कि महिलाओं की, गर्ल्स की शिक्षा के लेकर बहुत ध्यान देंगे, वोकेशनल कोर्सेज को लेकर ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू सो मच टीना। धन्यवाद।